अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरा होगा। आपके इस दिन को बेहतरीन बनाने के लिए हम एक बार फिर हाजिर हैं नए शो के साथ, नए एपिसोड के साथ। और आज की जो अच्छी अच्छी बातें हम करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानते ही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है रात गए। और जब भी इजाफा होता है वो 5 रुपये का होता है, और जब कमी होती है तो वो पैसों में होती है। और आप जानते हैं कि 94 पैसे, 1 रुपया, इस तरह की कमियां देखने में आती हैं। लेकिन अब जो मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है उसके नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है वो आपको बताते हैं। 18 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसका इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल अब 5 रुपये 77 पैसे, यानी कि आप 6 रुपये ही समझें, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 331 रुपये 20 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 390 रुपये 42 पैसे की सतह पर पहुंच गई है। तो जनाब, कमी करनी है तो चंद पैसे, और बढ़ाना है तो सीधा एक पांजे से शुरू करना है, जो हम पंजाबी में बोलते हैं 5 रुपये का कम से कम इजाफा करना है। तो अमूमन हम ये देखते थे कि जब फ्लक्चुएशन हमें आलमी सतह पर नज़र आती थी तो उसकी ट्रांसलेशन बहुत फौरी तौर पर कर दी जाती थी। अभी भी कहा जा रहा है कि $91 फ़ी बैरल पर जो है वो ट्रेड हो रही है, जिसकी वजह से हमें महंगाई पाकिस्तान में भी नज़र आ रही है। लेकिन जो ही वो कमी हमें नज़र आती है और हमें पता चलता है कि कीमतें गिरी हैं, तो वो फ़ौरन ट्रांसलेट नहीं होती, उसमें गुमगू की कैफियत में फंसी रहती है हुकूमत। और हम देखते हैं कि रोज़ के रोज़ उसमें कमी 1 रुपये कुछ पैसे की जाती है, और जब 5 रुपये हो जाए तो दोबारा एकदम से जो है ना बैक गियर लग जाता है और 6 रुपये की जो है इजाफा हो जाता है। चले खैर, ये तो सूरत हाल थी इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की। सियासी सूरत हाल की भी बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि बानी PTI की सेहत और मुलाकातों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। 4 नवंबर 2023 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक 39 मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन की चेकअप की समरी भी रिपोर्ट का हिस्सा है। और रिपोर्ट में 10 अगस्त 2026 को 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को भी हिस्सा बनाया गया है। मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश की है बानी PTI को रोज़ाना 1 घंटा वॉक की ज़रूरत है। बानी PTI को मैगज़ीन, अखबार, TV पढ़ने के लिए किताबें फराहम की जाएँ। और बानी PTI का ब्लड प्रेशर जो है 140/80 बताया जा रहा था। बानी PTI की अहले खाना से मुलाकातें कसरत से होनी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा गया। रिपोर्ट में बानी की आंख और अहलिया से मुलाकातों का भी जिक्र है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। उधर वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है कि बानी की हालत के जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत में बैठे हैं। दूसरी जानिब मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात हुई, और अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त पर मुशावरत की गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुलाकात में कोई गिला शिकवा नहीं हुआ है, वज़ीर आज़म ख़त का जवाब दे रहे हैं, इस पर बातचीत हुई। उधर पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है आज अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेगा। वफ्द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, सलीम मानवीवाला शामिल होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी और दीगर अहम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। तो ये तमाम तर सियासी सूरत हाल है। आमिर इलियास राना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस्लामाबाद की हवाओं का क्या हाल है इस वक्त, वहाँ मौसम कैसा है, क्योंकि 2 दिन से हम सुन रहे हैं कि वहाँ पर जो है अब्र रहमत बरस रही है। जी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, और आपको पता है कि कुदरती तौर पे चूंकि ये भादों का महीना है जिसमें सांस रुकता है, और अगर बारिशें चलें और हवाएं चले तो वही बेहतरीन हो जाता है। चूंकि फिर सब्जा हर तरफ बारिशों से आया हुआ होता है, तो इस्लामाबाद में तो आपको पता है कि फिर जंगल बन जाते हैं अगर उनकी कटिंग ना हो। और ये काम CDA का बहरहाल है, और हाउसिंग सोसाइटीज़ में उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो को ठीक अदा करें, ताकि सांप, कीड़े का वगैरह सब निकलते हैं इस मौसम में, गर्मी से ज़मीन की ऊपर निकल आते हैं। तो ये तो अहवाल हो गया जो आपने पूछा, लेकिन जो असल आप पूछना चाह रहे थे वो आपने बहुत कुछ बड़ी तफसील से पढ़ के सुनाया है कि क्या है। लेकिन उससे भी पहले जो बात आप कर रहे थे ना कि लेवी 5 रुपए का पांजा लगता है, देखें ये क्यों लग रहा है। मैं आपके सवाल से ज्यादा इसमें दिलचस्पी रखता हूँ कि जब जमात इस्लामी के अमीर, वाहिद अपोजिशन पार्टी जो एक आम आदमी के मसले को निकली है, तो आम आदमी कहाँ है?
इशू ये है कि तकरीरें करते हैं सारे के सारे, पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं ठंडे कमरों में अपोजिशन जिसका नाम पीटीआई है, वो कहाँ पे है अवामी मसाइल पे? क्या किसी हुकूमत की इतनी जरूरत हो सकती है, इतनी बड़ी अपोजिशन हो और वो डट के खड़ी हो जाए अवामी मसाइल पे? यहाँ उन सबको पता है कि एक बयान जारी होना है और उसके बाद सब फारिग, रोजाना की बुनियाद पे टॉक शोज में फिक्रा कहना है और उसके बाद फारिग। तो जो एक निकली है पार्टी, जैसे वो पहले सोलर पे निकले थे, उन्हें उसको भी रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आम आदमी को पांजा टका के पड़ रहा है। जिसको नया सोलर लगाना है उसके गले अवैस लगारी पड़ जाते हैं। मैं कोई आईएस को, डेस्को, मैस्को, लेस्को, पेस्को नहीं कहूंगा, ये सारे के सारे अवैस लगारी के पांजे हैं जो अवाम के मुंह पे पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये फार्मूला बनाया है आईपीपीज के लिए। और जो एफबीआर के चेयरमैन है लंगड़ियाल साहब, वो आम आदमी के लिए जब पावर में थे तो वो लगा गए, ये मिला के इन्होंने एक्सपोर्टर्स को 4 रुपए यूनिट दिया, बिजली के यूनिट को फिक्स किया, और जो 200 रुपए यूनिट वाला गरीब आदमी है जिसका एक यूनिट आगे बढ़ जाए तो उसको वो आगे कर गए कि जी 6 महीने तक आपने इस अजाब को भुगतना है, क्योंकि आप चाहे आपका बिल 180 यूनिट का है या 10 का है, आपको बिल उतना ही देना पड़ेगा। तो ये जो आम आदमी के मसाइल हैं, इस पे ना हमारी ज्यादा तवज्जो होती है। ये इसलिए कि दिल कुड़ता है कि देखें, अल्लाह का शुक्र है हम बहुत सौ में से अच्छे हैं, लेकिन जो बहुत बेपनाह लोग गुर्बत में हैं उनके लिए कौन बात करेगा? तो लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि उन्हें अपनी बात के लिए खुद भी निकलना होगा। अब आप जो चाहे दिल सवाल करें, कुछ मैंने भी बात कर ली बढ़ाने का। चलें, अच्छी बात है, आपने अपनी बात कर ली। अच्छा ये बताइएगा, ये वैसे नहीं लिखा हुआ, ये ऑपोजिशन से मुलाकातें एकदम से क्यों शुरू हो गई? रहनुमाओं को ऑपोजिशन लीडर क्यों याद आने लगे हैं? लिखने से मुराद, मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा था, मैंने कहा चूंकि रिपोर्ट आई है ना, जाहिर है आप उस पे ब्लड प्रेशर वगैरह कर रहे थे, तो मैं उस सेंस में कर रहा था। मैं कहा वो तो आपने पढ़। देखिए, अपोजिशन रहनुमाओं से पहले भी मुलाकातें हुई हैं, कुछ अर्सा पहले ये गए थे, यही जो लोग कल मिले जाके, कल तो खैर दावत ही अपोजिशन ने दी थी आ जाइए, जब गए थे और इन्होंने मुलाकात का कहा तो उस वक्त महमूद खान अचकजई और इन दोनों ने, राजा नासिर अब्बास ने कहा था कि हम सोशल मीडिया से बड़े डरते हैं और हमारी ट्रोलिंग होगी, हम पीएम से नहीं मिलेंगे इस तरीके से। तो कल जो बात हुई उसमें ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूम नंबर 5 में मिल लें और फिर उसके बाद हम पीएम हाउस भी देख लेंगे आने का, क्योंकि इन लोगों ने ये कहा कि देखें, जब आप कंसल्टेटिव मीटिंग की बात करते हैं तो वो तो पीएम हाउस है फिर मीटिंग का रूम। उन्होंने कहा नहीं, यही कर ले। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम पीएम को ले आएंगे, बात कर लेते हैं, पहले आपको खत का जवाब देते हैं। और जाहिर है उसके अंदर उन्होंने सारी बातें की, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी की और अपनी तशवीश का भी इजहार किया। गो के उन्होंने बाहर आके यही बताया कि मुझे अभी पता चला है कि इमरान खान साहब की, महमूद खान अचकजई ने कहा था कि बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है। तो मुझे नहीं पता कि ये अपोजिशन लीडर किस चीज के हैं कि जिसने इन्हें नामजद किया, इन्हें उसकी बीमारी के बारे में भी कोई तकलीफ नहीं है, एहसास नहीं है। जिस तरह ये आम आदमी से दूर हैं, उस तरह ये अपने लीडर के मामलात को भी दूर ही समझे इनसे। तो अब आगे ये बात के जो करेगा शेयर करेगा, यानी आज सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा कि इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर वो कोई मेडिकल बोर्ड और बनाते हैं, उसमें उनके जाती मुआलिजीन को रसाई देते हैं, वो पाबंदी लगाते हैं। जैसे आदम नजीर तारड़ कल मीटिंग में बैठे हुए थे, तो एक दफा जब हमारी पीएम हाउस में ही सिटिंग हुई, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि हम पे भी ये पाबंदियां थी कि मियां साहिबान की कोई सियासी गुफ्तगू ना हो। तो हम वहां जाके मिलते थे, बाहर आके उनकी जेल की सिचुएशन पे बात करते थे, केस पे बात करते थे, लेकिन सियासी पैगाम पार्लियामानी लीडर ख्वाजा आसिफ को देते थे। तो ये बात जो अब 2 दफा कह चुके हैं खुद सुहेल अफरीदी और शफी जान भी कि हम गारंटी देते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, तो ये तो काफी अरसा पहले आपको पता है कि डॉक्टर ये खुद बैरिस्टर गौहर ने इनको बताया था कि जी जेल सुपरिटेंडेंट को एक दरखास्त दे दें इमरान खान की हमशीरा, और उसमें लिख दें कि वो कोई बयान नहीं देंगी तो मुलाकात हो जाएगी। तो वो हर दफा अलीमा खान साहिबा का नाम आया कि नहीं हम जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो वो भी इन्होंने खुद नौरीन खान साहिबा को नहीं मिलने दिया, और 2 दिसंबर पिछले साल वो मिली थी डॉक्टर उज़मा, तो पाबंदी लगी थी फील्ड मार्शल और जो पाकिस्तान के स्टेट के इदारे हैं उनके खिलाफ बयानात पे कि भाई ये पाबंदी है। आपको पता है कि ये पाबंदी नवाज शरीफ पे भी रही, ये पाबंदी मरियम नवाज पे भी रही, उनका भी मीडिया के ऊपर एलानिया खत्म था कि जी आप नहीं चला सकते, तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी मरियम नवाज जमानत के बाद कर रही थी। तो ये हम सब भूल जाते हैं कि सब जब इक्तदार में आते हैं तो इन्हें अपोजिशन में भी जाना होता है, और अपोजिशन वाले ये भूल जाते हैं कि वो धमकियां लगा रहे होते हैं कि जो उम्माल हैं यानी सरकारी हुकाम है वो किसके हुक्म मानते हैं। तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है। बहरहाल एक अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आज केस लग गया इमरान खान साहब का, वहां फैसले होने चाहिए बजाय डिले करने के। वो एक सियासी लीडर हैं,
वो कैदी बेशक हैं, लेकिन उनके इंसानी हकूक हैं, उनकी फैमिलीज के हकूक हैं, उनके इलाज के हकूक हैं, वो मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए। और इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात थे उसमें ये कहा जाता था, मुलाकातों को डिफेंड किया जाता था कि मुलाकातें क्यों नहीं होनी चाहिए, और अब जब उनका बयान आया है उसमें वो कह रहे हैं कि ये अदालती तहवील में है तो अदालत ही जो है इस हवाले से जिम्मेदार होगी। तो इसको किस तरह से देखते हैं, ये जो अचानक चेंज उनके बयानात में आया? नहीं, कोई चेंज नहीं आया। देखें, अदालतों के पास आज भी सारा कुछ है। हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी, सलमान अकरम राजा ने कल भी उन्होंने जवाब में जमा कराया कि अंडरटेकिंग दी थी कि बाहर आके सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। अब जहां कैदी के हकूक हैं वहां कुछ फ्राइज भी आ जाते हैं उनके ऊपर। जैसे मैंने पहले आदम नजीर तारड़ की बात बताई, तो ये तो वकला का काम था ना कि फिर सियासत ना करें। जब आप लीडर से मिलना भी चाहते हैं तो जो पैगाम पार्टी को देना दें, पार्टी उठाए पार्लियामेंट में, किसने मना किया? लेकिन जब आप इदारों पे बात करते हैं, इदारे के सरबराह के बारे में बात करते हैं, तो फिर जब आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उस पर हासिल नहीं है तो फिर रोक दिया उन्होंने। फिर उन्होंने जो मुलाकात कराई है बेगम बुशरा, क्योंकि इमीडिएट फैमिली तो उनकी वाइफ है, बाकी हमने कही है बात कि उनकी मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन रुकावटें कौन बनाए? जब अंडरटेकिंग दे के यही अपोजिशन की क़यादत सारी अयाज सादिक से मिली थी कि आप एक दफा हमशीरा से मिला दें, वहां से कोई बयान नहीं आएगा। तो 2 दिसंबर को जब ये मुलाकात हुई और एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया, आपको पता है वो सारा, तो फिर उसके बाद तो अयाज सादिक भी बेबस हो गए ना कि लें जी आपने गारंटी की थी, बताएं अब क्या करें हम। तो अब तो वजीर आला भी कह रहे हैं, हुकूमत भी, खुद उनके वजीर इत्तलात भी कह रहे हैं, और फिर आज सुप्रीम कोर्ट में केस है। तो हम फिर वही बात कहेंगे कि हदूदों का युद्ध लगा के इमरान खान साहब से मुलाकातें करा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर साहब, ये जो सूबों पर बात होना शुरू हो गई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बात होना शुरू हो गई है, और अचानक हमें इसमें जो है तेज़ी से इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके हवाले में से कुछ हक में भी बात कर रहे हैं, कुछ इस पर तनकीद कर रहे हैं, और पार्टियां जो है मौक़िफ़ इख्तियार करना शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी भी इस पर बड़ा जो है अपना स्टांस वाज़े करने लग गई है। MQM को तनकीद का निशाना भी बना रही है कि वो नफ़रतें फैलाने का काम कर रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये किस समत जा रहा है? देखें, जिन्होंने फैसला किया, अनाउंसमेंट हुई, उसकी तायद ये हुई कि इंतजामी यूनिट चाहिए और या सूबे चाहिए। जो सिस्टम कोलैप्स की तायद नहीं हुई, खुद उन्होंने वजाहत भी कर दी कि जी प्राइम मिनिस्टर भी ये रहेंगे, 2029 तक रहेंगे। मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूँ। अब बात है कि जाहिर है ये सबको पता है कि पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध की तकसीम पे नहीं मानेगी, और पीपल्स पार्टी पंजाब की तकसीम पे पहले दिन से राजी है कि जनाब साउथ पंजाब बना दिया जाए सूबा। KP में हजारा वाले चाहते हैं कि उनका सूबा अलग हो, वो पहले दिन से ये कर रहे हैं। पंजाब के अंदर तहरीक इस तरह की कोई मुअस्सर सिवाय साउथ पंजाब के नहीं है, और पंजाब की लीडरशिप ने कोई तंग नजरी का भी मुजाहरा नहीं किया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मसाइल तो बयान करें कि ये हैं, लेकिन जहां सबसे बड़ा इस वक्त कराची शहर नजरअंदाज हो रहा है, उसको तकसीम के बारे में, उसको छोटे यूनिट के बारे में बात भी ना करें, उसके ऊपर आ जाए। तो फिर बात तो मुशावरत के साथ होनी चाहिए। इत्तफाक राय इस हद तक जरूरी है कि कम अज कम हुक्मरान इत्तेहाद बहस करे, पार्लियामेंट में लेके आए उसे। अब हुक्मरान इत्तेहाद में खुद MQM, अलीम खान की पार्टी, मोहसिन नकवी तो अकेले सेनेटर हैं, तो ये लोग प्राइवेट मेंबर बिल क्यों नहीं लाते? ये क्यों नहीं बताते कि हमारे जहन में क्या नक्शा है? देखें, अगर आप खुद लॉर्ड मेयर कराची की गुफ्तगू सुने, जो आजकल वजीर सेहत हैं, उनकी तो अजीब ही मतलब बात थी कि जी हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा। भाई क्या इस तरह फैसले होते हैं? मतलब वो सूबे का चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा होगा, उसको सुपर चीफ सेक्रेटरी कहेंगे, तो फिर इख्तियार वहीं चला जाएगा। मतलब इस तरह नहीं ना हुआ करता कि आप कह दें हर जिला बायदार है। भाई आपको जनरल मुशर्रफ ने इख्तियार दिए थे, आपने काम किया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन जहां पे करप्शन हुई वो भी राज की हुई। पूरे सिंध में मैंने तो जनरल मुशर्रफ मरूब को उस वक्त जहाज में कहा था कि ये काम इस तरीके से हर जिले का अलग रेट लग गया। उन्होंने कहा जी हमने इख्तियार दे दिया। तो आपको जो सिस्टम लाना है, चेक एंड बैलेंस के साथ लाना है, उसको मुशावरत के साथ लाना है। बेशक उसके अंदर बहस के बाद वोटिंग करा लें। इत्तेफाक राय से मैं ये नहीं कह रहा 100% लोग आपके साथ हों, लेकिन इतने तो होने चाहिए जैसे 2/3 अक्सरियत के लिए उनको आप ये यकीन दिलाएंगे कि ये कराची का अलग हो जाना, अलग से मुराद चाहे वो इंतजामी यूनिट हो या सूबा होना हो, पाकिस्तान के मुफाद में है तो बात करें। लेकिन मानते तो नहीं है। कालाबाग डैम पे किसी ने मानी बात? बलोचिस्तान का कोई कंसर्न नहीं था, वो खड़ा हो गया कालाबाग के साथ कि नहीं बनने देना हमने। तो कब करेंगे आप? इस तरह तकसीम अगर पैदा करेंगे, जो लोग ये फैसले करा रहे हैं, देखें ठंडे कमरों में बैठना, जो इंटेलेक्चुअल्स आजकल हम सारे लाइव सुन रहे हैं, उसमें मियां आमिर महमूद जो है खुद लाहौर के लॉर्ड मेयर रहे हैं, उनका एक तजर्बा अपना अलग से है, मुस्तफा कमाल का अपना है, लेकिन सबका नहीं है।
किताबी निसाबी गुफ्तगू और चीज है। आप लोगों से राय लें, आप अपना मंसूबा बयान करें, मीडिया भी बात करेगा, आपको एनजीओज भी बताएंगे। पाकिस्तानी डायस्पोरा बड़ी दुनिया में बैठा है जिनके पास अपने अपने मुल्क के तजर्बात हैं। सबसे मुस्तफीद हूं आप, क्योंकि हम यहाँ पे नित नए तजर्बे बहुत कर चुके हुए हैं। पाकिस्तान को पायदार अंदाज में बेहतर करके आगे ले जाने के लिए कौन कहता है कि ना करें? पानी की वसाइल की तकसीम नहीं है, आबादी बेपनाह बढ़ चुकी हुई है, जो पानी आ रहा है उसकी आपके पास स्टोरेज नहीं है। ये बिल्कुल जेन्युइन इश्यूज हैं कि उनको एड्रेस कैसे किया जाएगा। उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। नहरों पे आपने पिछले साल देख लिया कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह कौम परस्तों को ला के पूरा सिंध जैम करने की कोशिश की। एक आप ये कह लें कि पीछे हट गए फैसला करने वाले कि चले हम रोक लेते हैं, लेकिन चीजें तो नहीं रुकी। एनएफसी अवार्ड बना, उसके ऊपर 18वीं तरमीम के हम सब हामी हैं कि सूबे खुद मुख्तार हों, और उनको 148 दिया कि वो जिलों को पैसे दें, लेकिन किसी सूबे में ने तकसीम बनाई ही नहीं। सूबाई फाइनेंस कमीशन नहीं बनाए कि चीफ मिनिस्टर के हाथों से नहीं, बल्कि एक सिस्टम के तहत हर जिले को बाकायदा, जिस तरह वो मरकज से पैसे ले रहे हैं, इसी तरह उनके हर जिले का भी राइट है कि उनके पास भी पैसे जाएं। तरजीहात आप बनाएं, लेकिन फिर पैसे कमाएं, उन तरजीहात पे लगाएं। जो आपको पैसे विफाक से आ रहे हैं उनको तकसीम करें फिर उसी तरह। तो ये वो चीजें हैं, मेरे ख्याल में इसके ऊपर बड़ी तफसीली बहस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और हो भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब अपना तजिया पेश करने के लिए। सियासी जो मामलात हैं उन पर गुफ्तगू हो रही थी। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। मीर रजा कत्ल केस की बात करते हैं। 20 रोज के बाद भी केस का सिरा नहीं मिल सका है और नई सीसीटीवी फुटेजेस के मुताबिक 29 जुलाई को दिन 11:52 पर करीब वाक़या नर्सरी के मुलाजिम ने मीर रजा अली की लाश देखी और पुलिस को इतला दी थी, और ये वही मकाम था जिस पर वो एक दिन पहले पानी लगा चुका था। उस वक्त ये लाश वहाँ पर मौजूद नहीं थी। बहुत सी तफसीलात अभी बहुत से इंकशाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई सिरा कोई रुख जो है वो नहीं मिल रहा है। इस पर हमने बात करनी है। साजिद रऊफ नुमाइंदा कराची हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि इस वक्त क्या पेशरफ्त हो रही है इसमें? अनीक अहमद, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 8 अगस्त को मकतूल मीर रजा का जो है वो खबर कुशाई की गई थी और तकरीबन जो मेडिकल बोर्ड था उसकी जानिब से 17 नमूने जो है वो महफूज करने के बाद जामिया कराची की जो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है वहाँ भिजवाए गए थे। चंद रोज़ हमने पहले देखा था कि जो डीएनए के लिए 4 नमूने लिए गए थे, वो डीएनए की रिपोर्ट जो है चंद रोज़ पहले वो आ गई थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ एक और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है पुलिस को मौसूल हुई है और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में तकरीबन 13 ये नमूने थे, जिनमें से बताया गया कि जो 9 नमूने थे वो लाश जो थी वो डिकम्पोज होने के बायस जो है वो ख़राब हो गई, जबकि 4 नमूने के जो रिजल्ट थे वो पुलिस को फराहम कर दिए गए। अब ये 4 नमूने कौन से थे, उसमें ये बताया गया कि जो मकतूल मीर रजा थे उसके हाथों से स्वाइप्स लिए गए थे और उसकी जहाँ पर ये बुलेट लगी थी कमर और चेस्ट के ऊपर, वहाँ से भी ये स्वाइप्स लिए गए थे। ये 4 नमूने थे दोनों हाथों के और कमर और चेस्ट के। तो अब ये बताया गया है कि मकतूल नौजवान मीर रजा के हाथों पे जो गन पाउडर है उसके शवाहिद मिले हैं, यानी कि जो अब जो तहकीकाती इदारे हमने उनसे जब बात की तो इसका मतलब क्या हुआ कि मकतूल के दोनों हाथों से जो गन पाउडर मिले, तो उनका ये कहना था कि शुबा है कि मकतूल ने अपने दिफा के लिए जो है ना वो फायर किया हो, गोली खुद भी चलाई हो, और इसी वजह से जो है मकतूल के दोनों हाथों पर जो है वो गन पाउडर, जिसे GSR भी कहा जाता है और गन शॉट रेजिड्यू भी कहा जाता है, ये उस मकतूल के हाथ से मिला हो। तो हमने ये जब सवाल जब हमारे सामने आया तो हमने ये पूछा कि ऐसा मुमकिन हो सकता है? तो बिल्कुल जो तफ्तीशी जो हुकाम थे उनका कहना था कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि मकतूल ने अपने दोनों हाथों से जो है वो फायर किया हो और अपने दिफा के लिए फायर किया होता। हम इस हवाले से अभी मुकम्मल तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मुमकिन ज़रूर है। दूसरी जानब जहाँ जिस मकाम से मकतूल मीर रजा की लाश मिली थी उसकी कई अहम CCTV फुटेजेस सामने आई हैं और इन फुटेजेस में देखा जा सकता है कि 28 जुलाई को जब मकतूल अपने घर से गुलिस्तान जौहर के लिए रवाना हुआ तो जिस मकाम से मकतूल की लाश मिली उस मकाम पर 28 जुलाई को जो नर्सरी के मुलाजिम थे वो मामूल के मुताबिक जो है वो अपने पौधों को, गमलों को और वहाँ पर जो अपने रोज़मर्रा का जो काम था उनका वो करते दिखाई दिए। उनको किसी किस्म की जो है वो मशकूक हरकत
हरकत नहीं देखी गई, ना ही उन्होंने जो है मीर रजा की लाश देखी। लेकिन सेम उसी वक्त अगले रोज तकरीबन 11 बज के कुछ मिनट थे, जो नर्सरी के मुलाजिम थे उन्हें वो अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे कि उन्हें अचानक जो है वो मकतूल मीर रजा की लाश दिखाई दी और फिर जो है वो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और उसके बाद पुलिस हुकाम पहुंचे। पहले 2 मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार पहुंचे, उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और फिर ईदी के रजाकार पहुंचे और मकतूल की लाश तकरीबन 2 घंटे तक उसी मकाम पर मौजूद रही और लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल की गई। लेकिन इस 2 घंटों के दौरान जो क्राइम सीन यूनिट के जो एहलकार थे वो मौके पर नहीं पहुंचे, जबकि जो SHO गुलिस्तान जौहर जिनको मुअत्तल किया गया कामरान कुरैशी वो भी जो उस मकाम तक नहीं पहुंचे थे जब तक ये लाश मकतूल मीर रजा की गुलिस्तान जौहर के उस मकाम पर मौजूद थी। जी बिल्कुल साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया और सवालात ही सवालात हैं। इंतहाई सनसनी खेज़ जो है इस वक्त ये केस हो गया और हर मोड़ पे एक नया इंकशाफ हो रहा है। तो देखते हैं कि मज़ीद डेवलपमेंट क्या होती है, तहकीकात किस तरह से क्या रुख इख्तियार करती हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। किसी मुआशरे की तरक्की का अंदाज़ा सिर्फ उसकी मईशत, सड़कों या बुलंद इमारतों से नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि ये देखा जाता है कि वहाँ मुआशरे के कमज़ोर और खुसूसी अफराद के लिए कितनी जगह, कितने मौक़े और कितने हकूक़ मौजूद हैं। पाकिस्तान में माजूर अफराद के हकूक़ और शमूलियत के लिए दहाइयों से आवाज़ बुलंद करने वाली एक नुमाया शख्सियत आबिया अकरम हैं, जिन्होंने ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी डिसेबल्ड पर्सनस के हकूक़ के लिए काम किया है। अब आबिया अकरम की खिदमत का इतराफ़ करते हुए उन्हें पाकिस्तान के सिविल एजाज़ तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। आबिया अकरम दुनिया की 100 बाअसर ख़वातीन की फहरिस्त में भी शामिल रही हैं। उनकी जिद्दोजहद का एक अहम पहलू ये भी है कि माजूरी को महज हमदर्दी या खैरात का मामला समझने की बजाय उसे हकूक़, मुसावी मौक़े, तालीम, रोज़गार और बाइख्तियार बनाने के तनाजुर में देखा जाए। इसी हवाले से उनसे ही बात करते हैं, उनकी जर्नी के हवाले से बात करते हैं। आबिया, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द अवार्ड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कब आपने सोचा कि इस हवाले से इस तनाजुर में काम किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अवार्ड और तमगा इम्तियाज़ है, दिस इज़ लाइक फॉर द होल मूवमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, स्पेशली वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी। तो उनके बिहाफ पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और तमाम स्टेक होल्डर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का और आपके प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एंड स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ एंड माय पेरेंट्स, जिन्होंने इस जर्नी में मेरा साथ दिया, क्योंकि ये 3 डेकेड्स का जर्नी है। व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क तकरीबन 1997 में, उस वक्त डिसेबिलिटी के ऊपर कोई भी पॉजिटिवली राइट बेस्ड अप्रोच पे बात नहीं करता था। या तो ये लोग कहते थे कि अल्लाह लोग हैं, इनकी प्रोटेक्शन की जाए, या फिर ये कि इनको इग्नोर कर दिया जाए। तो इन दोनों एक्सट्रीम से उनको निकाल के सोसाइटी में एक लीडरशिप रोल देना, ये मेरा विजन भी था और मिशन भी, कि उन खवातीन बाहम माजूरी को जो उम्र कैद की ज़िंदगी अपने घरों में गुजार रही हैं, उनको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे उनके लिए रास्ते बना सकते हैं। इसमें उनके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिर फ्लड अफेक्टेड एरियाज, इन तमाम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे सिस्टमैटिक चेंज कैसे आ सकती है? बिल्कुल ठीक। वैसे यू डिज़र्व इट, आपको जो अवार्ड से नवाजा गया है, क्योंकि जब इरादे नेक होते हैं तो लोग एक्नॉलेजमेंट तो आपको देते ही हैं साथ के साथ। अभी आप ये बताइएगा कि अभी आप कहाँ देखती हैं पाकिस्तान, पाकिस्तानी, हम कहाँ पर खड़े हैं जो स्पेशल पीपल हैं उनको लेकर? बिल्कुल, अभी तक जैसे पाकिस्तान में बहुत सारा काम हो चुका है और इसमें बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है। हमारी जो लॉ है वो पास हुआ, उसके बाद काउंसिल बनी जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की इंगेजमेंट हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी मौजूद है। अभी भी मिलियंस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, वो अपने बेसिक राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। इट्स अ लॉन्ग वे
टू गो, और उसके लिए मुझे ये लगता है कि इस वक्त जैसे बजटरी एलोकेशंस की ज़रूरत है ताकि हम प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। हमें लीडरशिप रोल, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज अपने राइट्स के लिए खुद बात कर बिल्कुल सके। ठीक। इसी तरह हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हैं जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, तमाम एक इकोसिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी वुमेन विद डिसेबिलिटी, चाहे वो एजुकेशन की बात करे, चाहे वो हेल्थ की बात करे या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करे, उनके पास वो बैरियर्स फेस ना करने पड़े। अभी तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे आर स्ट्रगलिंग कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि आप बाहर जाएंगी, कोई व्हीलचेयर को उठाएगा, कितनी ज़्यादा चैलेंजेस और हैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी। तो इन्हीं चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है और इसके लिए एक सिस्टम्स डेवलप करने की जरूरत है कि ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। बिल्कुल ठीक। और आई थिंक रियली हैव होपफुल कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है अगर हमें इसी तरह से एक्नॉलेजमेंट, सपोर्ट मिलती रहे तो डेफिनेटली वी कैन सी अ पाकिस्तान इज फुली and an example for all over the world. डेफिनेटली, और हमारी एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म की सपोर्ट तो आपको हमेशा ही रहेगी क्योंकि ये जो मकासद आप लेकर चल रहे हैं, बहुत कम अफराद हैं जो इतना तनदही से इस पर काम कर रहे हो। अच्छा, अभी आप बताइएगा कि आप मुख्तलिफ ममालिक में गई हैं, वहाँ आपने क्या मुख्तलिफ देखा है, व्हाट दे आर गेटिंग राइट, वो क्या ठीक कर रहे हैं जो हमें यहाँ ठीक करने की ज़रूरत है? जी, मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड काम किया है। अभी मैं ग्लोबल फोरम ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी भी रन कर रही हूँ। पाकिस्तान इज़ लीडिंग इन द एशिया पैसिफिक, साउथ एशिया और फिर ग्लोबल लेवल पे। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो वहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर पाते या फुली एक्सेसिबल हैं या 100% सर्विसेज अवेलेबल है। वहाँ पे वॉइसेस को इंक्लूड करने के मैकेनिज्म्स मौजूद है कि आप जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसके लिए बैरियर्स भी रिमूव करते हैं कि उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन होगी तो वो बैरियर्स रिमूव होंगे। जब तक विजिबिलिटी नहीं होगी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी नहीं अपने राइट्स, हमारे पास डेटा का कंसर्न है। अभी तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेटा लाइक अब तो खैर 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अ ग्लोबल नंबर और सेंसस में हम उसको नहीं कर पाए। तो हमने PSLM में अभी सर्वे में करवाया है कि 9% आइडेंटिफाई हो गए हैं। इसी तरह डिजास्टर्स में वो सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है। NDMA बहुत सपोर्ट कर रहा है कि हम मैकेनिज्म, और आप ये जिस तरह से आप काम कर रही हैं वो भी बेहतरीन है क्योंकि जो वॉइसेस इंक्लूजन की बात आपने की है, अगर आपके पास सिस्टम्स मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तो एटलीस्ट उनकी वॉइसेस को शामिल रखिए ताकि उसमें तब्दीली लाई जा सके, इवन के वक्त भी दरकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। बादलों की आंख मचोली जारी है जनाब। मॉनसून के जो स्पेल्स हैं वो आ जा रहे हैं और 21 अगस्त तक बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट है। और आपको ये भी बताएं कि जो जुड़वा शहर हैं वो भी इस वक्त मूसलाधार बारिशें वहाँ पर हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मौजूद नाले हैं उनकी सतह, जो पानी की सतह है वो बुलंद होना शुरू हो गई और आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, ये पेशगोई की गई है। मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, DGPDM में पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त जो मानसून का स्पेल चल रहा है, क्या ये इस महीने तक जारी रहेगा या सितंबर के आखिर तक ये जारी रह सकता है? बिल्कुल ये 15 सितंबर तक मानसून का सीज़न है और ये जो करंट स्पेल है जो 21 अगस्त को ख़त्म होने जा रहा है, इसके बाद भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ स्पेल्स आगे आएंगे और हम उसके मुताबिक अपनी तैयारी किए हुए हैं। राइट। अच्छा सैफ साहब, थोड़ा सा फासला कीजिएगा कैमरे से और बताइएगा कि इस वक्त जो जुड़वा शहर हैं, हम देख रहे हैं बहुत बारिश हो रही है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था ये ख़ास पट्टी है जो जिसमें चकवाल और जेलम वगैरह शामिल हैं, यहाँ पर बारिशें बहुत तवातुर से होती हैं। तो क्या ख़ास बात है इस इलाके में जिसकी वजह से यहाँ जो है बारिश ज़्यादा देखने में आती है? देखिए, मानसून का पैटर्न भी इसी तरह का है कि बे ऑफ बंगाल से ये सिस्टम ट्रैवल करता है और
पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर से नादरन साइड से ये एंटर होता है। तो इसका जो नेचुरल जो कोर्स है और वो सिस्टम है वो नार्थ से ही एंटर होता है, और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के हैं उनको ज़्यादा मानसून सीज़न में वहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो ये पैटर्न ही इसी तरह का डेवलप हुआ है। मानसून का जो सीज़न है वो इसी तरह ही चलता है। जी अच्छा, वैसे पिंडी के जो लोग हैं वो काफ़ी कंसर्न हैं जितनी बारिश वहाँ पर हो रही है, इस्लामाबाद में भी हो रही है, तो बताइएगा वहाँ के हालात इस वक्त हैं क्या एवरीथिंग इज़ इन अंडर कंट्रोल? असल में रावलपिंडी में नाला लई चूँकि ऊपर कैचमेंट का एरिया और जिस तरह की टापोग्राफी है, ऊपर जब बारिश होती है तो नाला लई में फ्लैश फ्लड आता है। लेकिन ये कुछ घंटों का फ्लड होता है और ये पानी फिर आगे डिस्चार्ज हो जाता है और पानी की सतह रिसीड हो जाती है। इस वक्त भी जो सुबह की पोजीशन थी उससे 30% अब पानी रिसीड हो गया है। और ये जो ही स्पेल ऊपर आते हैं तो पानी की सतह यहाँ ज़्यादा होती है और अगले 2-3 घंटे में वो रिसीड हो जाता है। कुछ लो लाइंग एरियाज़ जो रावलपिंडी के हैं, स्पेशली ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ नाला लई, वहाँ पानी रुकता है और उसकी वजह यह है कि जब लेवल नाला लई का रेज़ होता है तो जो नीचे लो लाइंग एरियाज़ हैं, मोहल्ले हैं पुराने, वहाँ चूँकि उस लेवल की कैपेसिटी डिस्चार्ज की नहीं, और जो डिस्चार्ज और होता है वो भी नाला लई का जब लेवल रेज होता है तो रुकता है, उसकी वजह से पॉन्डिंग होती है। लेकिन वो घंटे डेढ़ में वो सारा रिसीड होता है और पानी क्लियर होता है, क्योंकि इसमें जो वासा पिंडी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी अलर्ट पे है, वो प्रोएक्टिवली इस चीज़ को मैनेज करती है। पिछले 2-3 दफ़ा इस तरह की सिचुएशंस आई लेकिन घंटों में पानी रिसीड हुआ और वो पॉन्डिंग जितनी थी वो क्लियर हुई। राइट अच्छा, ये भी बताइएगा साहब, पंजाब के दरियाओं की क्या सूरत हाल रहेगी? जो ये दरिया हैं जिसमें पंजाब के सारे दरिया जो है ना जी इस वक्त नॉर्मल फ्लो पे हैं। सिंध में 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी इस वक्त, अगर मैं बात करूं तो चश्मा के मकाम पे को 3,21,22 हज़ार क्यूसेक पानी चल रहा है। चनाब में हेडमराला के मकाम पे को 46,000 क्यूसेक है। रावी में 15-16 हज़ार क्यूसेक इस वक्त शाहदरा पे है। सतलुज में हेड सुलेमानकी के पास कुछ 3200 क्यूसेक है। तो दरिया सारे इस वक्त नॉर्मल सतह पे हैं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। राइट अच्छा, और ये भी बताइएगा ये जो कराची जैसे इलाके हैं यहाँ क्या सूरत हाल रहेगी? बलूचिस्तान, कराची, इस तरह के इलाकों में जो साहिली इलाके हैं। देखिए पीडीए में जो है वो पंजाब को मेनली देख रहा होता है, लेकिन जो फोरकास्ट है उसमें चूंकि मानसून का स्पेल है और सीजनल इस तरह की रेन स्पेल्स आते रहेंगे तो 15 सितंबर तक तो बारिश हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए और मौसम का हवाला आपसे शेयर कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। आप जानते ही हैं कि कुछ अफराद ऐसे होते हैं, आपकी लड़ाई उनसे हो जाए तो अगर वो आप उनको एक चिमाट लगाएं तो वो कहते हैं इब के मार, फिर आप एक दूसरा आपको चिमाट लगाएं फिर आपको कहेंगे इब के मार। आप जितना भी उनको मारते जाएं वो कहेंगे इब के मार, यानी कि उनके पास कोई हल ही नहीं है इस चीज़ का। वो आपको जवाब नहीं देंगे, बस आपको ताना दही करते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ कहते रहेंगे कि आप इब के मार, इब के मार। तो जनाब हमारे हमसाया मुल्क है वो उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। आप देख रहे हैं कि रस्सी जल गई है मगर बल अभी तक नहीं गया, और ये जो इब के मार वाला सिलसिला अभी तक जारी है। भारत को पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल मार्का हक में जिस तरह से शिकस्त दी थी आप सबके सामने, दुनिया के सामने। अमरीकी सदर मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ करते रहे हैं और पाकिस्तान की कामयाबियां दुनिया के सामने हैं और किस तरह पाकिस्तान के साथ दुनिया जुड़ रही है। मगर भारत, आपको पता ही है कि वही पुराना आलाप उनका, वही पुराना बयानिया है। हर शिकस्त को जीत बना लेती है और फिर उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं, अपनी फतह की तरह दिखाई जाती हैं। उसका पुराना वतीरा है। वैसे ऐसी ही कोशिश भारत ने एक बार फिर की है और इस पर ISPR की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि भारत नाकामी तस्लीम करने की बजाय तारीख को अपनी मर्जी के रंग में पेश करने की कोशिश कर रहा है। मार्का हक का 1 साल गुजरने के बावजूद भारत तल्ख हकीकत का सामना करने से बिल्कुल इनकारी है और तस्लीम करने के बजाय भारत तारीखी शिकस्त को अपनी पसंद के रंग में ढाल रहा है और उसमें पेश करने पर बज़िद है। ISPR के मुताबिक फिल्म ऑपरेशन सिंदूर प्रोपेगेंडा और तारीखी हक़ाइक़ की मस्क शुदा पेशकश है।
भारत ने हक़ाइक़ के मुनाफी इस तस्वीर को दस्तावेजी फिल्म की शक्ल दी है। डॉक्यूमेंट्री में भारत की आला सियासी और अस्करी क़यादत को शामिल किया गया है। इस दस्तावेजी फिल्म को बैक वक्त अलमिया और मज़ाक़ी तमाशा करार दिया जा रहा है। फिल्मों के ज़रिए मैदान जंग की शिकस्त को खुद साख्ता फतह में तब्दील नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान को मार्का हक़ के हवाले से कोई बयानिया तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशनल रिकॉर्ड, मैदान जंग के शवाहिद, सिफारती गुफ्त शुनीद और भारत के बयानात खुद बोल रहे हैं। फिल्म में भारतीय अस्करी क़यादत ने पाकिस्तानी मिसाइल, ड्रोन्स और फ़िज़ाई सरगर्मियों का एतराफ़ किया है और फिल्म में तस्लीम किया गया DGMOs के दरमियान राब्ते और अमरीका की सहूलत से जंगबंदी अमल में आई है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का पाबंद है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, दिफा और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। मुस्तकबिल में किसी भी मुहिम जोई के बाद कोई भी सिनेमा झूठ नहीं चलेगा। भारत को कोई चेहरा बचाने का मौका फराहम नहीं किया जाएगा। और आप जानते ही हैं जो ये बॉलीवुड है और इनकी जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइलिंग है, जो इनकी न्यूज़ स्टाइलिंग है, उसमें आप याद है ना आपको कि लाहौर में पोर्ट बन गए थे, शिकस्त देने के लिए ये पहुंच गए थे, इन्होंने चाय यहाँ पीनी थी, तो हम लोगों ने तो तरह तरह की चाय जो है इनको पिलाकर वापस भिजवाया है, ये जानते ही हैं। तो ये जनाब उनकी डॉक्यूमेंट्री है, उस पर एक ISPR की सतह पर भी बयानिया सामने आया है, उसका जवाब दिया गया है। और उसके साथ साथ वैसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ है और कई बार जो डोनाल्ड ट्रंप इसका इजहार कर चुके हैं उसने उसको मज़ीद मजबूत कर दिया है। तो चलें जनाब हम आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट अपना शामिल करते हैं। बुलंद पहाड़ ख़तरनाक होते हैं तो इंसान उनको सर करने क्यों जाते हैं, इस पर बात हो रही है सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। कोह पैमाई की जो दुनिया है और स्पेशली पिछले 125-30 साल 1895 या 1894 से इस चीज़ का बाकायदा आगाज़ हुआ। पूरी दुनिया की जितनी भी नेशनलिटीज़ हैं, कौमियतें हैं, उन्होंने पहाड़ सर करने की ठानी और फिर एक मुकाबला हमें देखने में आया 40s, 50s, 60s में इस पूरे जो ये वाली जो दहाइयाँ हैं। और इससे पहले 16वीं सदी या मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें कुछ शवाहिद मिलते हैं कि लोगों ने उससे पहले भी इस तरह की कोशिशें की बड़े पहाड़ सर करने के, कुछ इस तरह के शवाहिद मिलते हैं। तो क्या और बिल्कुल होंगे, क्योंकि जब एक चीज़ है, इतने बड़े पहाड़ हैं, तो कैसे हो सकता है कि 1894 से ही इंसान के जहन में अचानक आया, बल्कि उससे पहले भी कोशिशें की जाती रही होंगी। तो तार साहब जो है इस वक्त हमारे साथ हैं और तार साहब आपसे जो मेरा आज का सवाल है वो ये है कि जो कोह पैमाई की दुनिया है ये तो पूरी साइंस है। आप जिस तरह हमारे यहाँ क्रिकेट में लोग बैठते हैं तो जब बात होती है कि वसीम अकरम, वकार यूनुस और फिर जिस तरीके से वो बड़े जज्बे से बात कर रहे होते हैं, तो जब हम GB में जाते हैं और मुख्तलिफ महफिलों में कोह पैमाई की बात होती है तो मालूम होता है कि ये कितनी बड़ी दुनिया है। और उससे क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा पहाड़ है लेकिन हमारे नाबालद नावाकफियत बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो जिस तरह का सानिया ब्रॉड पीक पे पेश आया है, इस तरह का जब सानिया होता है तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें आती हैं कि क्या ज़रूरत थी मतलब जाने की इन पहाड़ों पे, मालूम भी है ख़तरा है, अवलांचेस हैं, ये सारा कुछ होता है, उसके बावजूद ये कैसा शौक़ है, क्यों लोग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके जवाबात तो नहीं दिए जा सकते, लेकिन बहरहाल मैं चाहता हूँ कि इस पर आप कुछ अपने तासुरात बताएँ। बात ये कि मैं माउंटेनियर तो नहीं हूँ, को नवर्द ज़रूर हूँ, पहाड़ों के दामन तक ज़रूर जाता हूँ जी। और ये जो पैशन है और ये जो लोग कहते हैं कि क्यों जाते, मेरा ख्याल है कि वो हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और हम उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, बिकॉज दे डोंट रियलाइज कि ज़िंदगी जो है उसमें जो स्पिरिट है, जो रूह है, जो मिस्टिसिज्म है, वो पहाड़ों की वजह से है। मसलन मैं अक्सर हवाला दिया करता हूँ कि आप देखें कि जितने भी आसमानी सहीफ़े थे या अहकाम थे वो ज़्यादातर पहाड़ों से उतरे, पहाड़ों पे उतरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब गए हैं, बुलंदी पे गए हैं एक जगह, पहले उन्होंने सूरज देखा, उसको खुदा माना, फिर चाँद वगैरह वगैरह, वो बुलंदी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो गए वो जो जैतून की पहाड़ी है वहाँ पे गए। रसूलुल्लाह सल्लम वो कहाँ पे गए? गारे हिरा में बुलंदी पे गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर।
तो पहाड़ों में कुछ ना कुछ तो है, कुछ स्पिरिचुअल क्या है। वो एक अंग्रेज़ था मैलरी, मेरा ख्याल 1937 में वो एवरेस्ट गया, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। बाद में उसका बूट मिला तो पूरा वो है, उसके नाम पे है पूरा मैलरी स्ट्रिप वगैरह वगैरह। तो उससे किसी ने इसी तरह ही पूछा था कि उसने सारे ख़तरात जो भी थे, उसने कहा व्हाई डू यू गो ऑन द माउंटेन्स, और उसका इतना सिंपल जवाब आज तक दोहराया जाता है, और ये अगर आप समझ सकें तो आप पे अयां हो जाएगा। उसको कहा कि आप पहाड़ों पे क्यों जाते, व्हाई डू यू गो ऑन द माउंटेन्स, एंड ही सेड बिकॉज दे आर देयर, दैट्स ऑल। वो वहाँ पे हैं ना, हमने जाना वहाँ पे। ये इंसान की खसलत है कि अगर कोई जगह है तो उसने वहाँ पे पहुँचना है। नज़ीर साबर हमारे दोस्त, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त, और पाकिस्तान के पायनियर माउंटेनियर, सबसे बड़े माउंटेनियर, पहले पाकिस्तानी जिन्होंने एवरेस्ट किया, तो उनसे भी कई मरतबा पुराने ज़माने में, अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, तो बातें होती पहाड़ों की। तो वो ये कहते थे, क्योंकि मैंने उनसे शेयर किया कि मैं जो ट्रैकिंग पे जाता हूँ, और मैं ख़ासे मुश्किल ट्रैक्स पे गया, डेसोलेशन में गया काफ़ी उन ज़मानों में, अब तो बहुत रौनक हो गई है, लेकिन अब भी मतलब स्नो लेक जैसी जगह पे कमी आ। मैंने कहा मैं वहाँ पे जो डेसोलेशन है, जो तन्हाई है ना, वो एंजॉय कर। और हमेशा जब कोई खैमाजन होते थे किसी मंजिल पे, पोर्टर थके हुए हैं, हम भी थके हुए हैं, मैं कोशिश करके वहाँ से अलहदा होके ज़रा बुलंदी पर या ज़रा परे हो गए, एंड आई कांट टेल यू कि उसका क्या असर होता है, उस अजीम तन्हाई का। जो माउंटेनियर है वो भी वो तन्हाई महसूस करता है। ये अचीवमेंट नहीं होती, मतलब है कि कई लोग कहते हैं ठीक है, कुछ लोग होंगे जो फेम के लिए भी करते हैं, लेकिन ये अंदर जो एक पैशन है, जुनून है कि हमने वहाँ पे जाना है, उसके बगैर गुजारा नहीं। मतलब बहुत सारे लोग, मतलब है कि लोग पैसा जमा करते हैं, लोग पेंटिंग जमा करते हैं, इनसे उनको सेटिस्फेक्शन, उनसे पूछे ना कि भी पेंटिंग आपने $30 मिलियन की ये फलां बिक गई है, तो इसका फ़ायदा क्या है, तो वो कहते हैं हमें ये प्लेयर देती है। इसी तरह पहाड़ आपको प्लेयर देते हैं, उनका एटमॉस्फेयर जो है। और ये जो लोग सवाल करते हैं कि जी पहाड़ों पे जाते क्यों हैं, ये कभी पहाड़ों पे जाएं तो सही, उनको एक्सपीरियंस तो करें। अच्छा, हम ऑलमोस्ट मैदानों में होते हैं, कोर्नवर्ड बेस कैंपों पे होते हैं, जो ऊपर जाते हैं कैंप 1, 2, 3, तो आप ज़रा देखें कि कैंप 3 में एक चैलेंज भी होता है। और चैलेंज ये होता है, मैंने एक दफ़ा कहा था कि भाई जो क्रिएशन है ना, कोई भी हो, वो रक्स की हो, मौसीकी की हो, लिटरेचर की हो, आर्किटेक्चर की हो, उसमें एक छोटी सी खुदाई होती, वो एक ट्रिब्यूट कह लें, चैलेंज कह लें अल्लाह ताला को कि भाई आपने तख्लीक किया ना, देखिए हमने भी किया है, चलिए हम आपकी तख्लीक है, लेकिन हम भी तख्लीक कार हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है कि अल्लाह ताला ने वो पहाड़ बनाए, गौल कुरान पाक के उन्हें मेखों से कायम किया। आप वहाँ पे जाते हैं तो आप ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ये तुमने जो पहाड़ बनाए हैं वो किसी मकसद के लिए बनाए ना, ऐसे फजूल तो नहीं बना दिए डेकोरेशन के लिए, वो इसीलिए बनाए हैं कि वहाँ पे एक जब आप जाते हैं तो कुदरत का जलाल और जमाल और उसकी तन्हाई को महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब। और नाज़रीन, बात यह है कि जितने भी कोपैमाई की दुनिया है, इसमें बुनियादी चीज़ जो है वो शोहरत या पैसा नहीं है, बल्कि एक्चुअली एक पार्शल चीज़ ज़रूर हो सकती है, एक सानवी चीज़ हो सकती है, लेकिन असल जो चीज़ है वो इंसान का मकसदियत
हासिल करना, मीनिंगफुल लाइफ की तरफ जाना। और दूसरा ये है कि एक सनसनी, फिर लिविंग ऑन द एज, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो अलर्टनेस की जो कैफियत है वो बहुत ज़्यादा हो, फिर फ़्लो स्टेट जो है ये बहुत अहम है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि जिस तरह तार साहब ने कहा है कि ये जब आप उनके अंदर जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि शोहरत या दौलत मकसद नहीं है, बल्कि उनके साथ जब आप रहते हैं और कुछ अर्सा अगर आप रहें या किसी बेस कैंप पे आप जाएं तो यकीन कीजिए कि आप बाज नहीं आएंगे। अगर आपके पास रिसोर्सेज होंगे तो आप कहेंगे कि ठीक है, मैं बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं सर कर सकता, 7000 आपको लालच होगी, 6000 कर लूँ, या चले किसी बड़े पहाड़ के कैंप 1 या 2 तक पहुँच जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगेन बड़ी बात है, एक्सपोजर का मामला है। जब एक्सपोजर नहीं होगा किसी भी नॉलेज का, किसी भी फील्ड का, किसी भी इस तरह, तो उस तरह फिर आपके हवाले उसके हवाले से बाइस्ड भी होते हैं और कम इल्मी की वजह से आप गलत नताइज भी मुरतब करते हैं। मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। हॉकी वर्ल्ड कप की बात करते हैं। पाकिस्तान की उम्मीदें अभी जिंदा हैं, लेकिन अब गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। इंग्लैंड के हाथों पहले मैच में 4-1 से हमें शिकस्त हुई, काफ़ी बदतरीन शिकस्त थी, और कौमी टीम ने वेल्स के खिलाफ लेकिन शानदार कमबैक किया है। कौमी टीम ने वेल्स के खिलाफ 3-3 से मुकाबला बराबर कर लिया है और पाकिस्तान ने आखिरी क्वार्टर में 2 गोल दागकर मैच में वापसी की है, लेकिन वेल्स के आखिरी गोल ने फतह की उम्मीदों को ड्रॉ में बदल दिया। मैच बराबर होने के बाद दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया है, जिसके बाद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गया है। उधर नेदरलैंड्स के जो वैगनर्स हॉकी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप डी के मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4-2 से शिकस्त दी है। तो मुसलसल जो इंग्लैंड है 4-4 गोल दागता चला जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो। अब तमाम नजरें बुध के रोज़ होने वाले सबसे बड़े मुकाबले पर हैं, जब रिवायती हरीफ पाकिस्तान बामुकाबला भारत आमने सामने होंगे। भारत पहले ही वेल्स को 3-1 से शिकस्त दे चुका है, जबकि पाकिस्तान को अगले मरहले की दौड़ में मजबूत रहने के लिए रिवायती हरीफ के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश करना होगा। 4 मरतबा आलमी चैंपियन रहने वाली पाकिस्तानी टीम एक बार फिर आलमी सतह पर अपनी खोई हुई शनाख्त बहाल करने की कोशिश में इस वक्त मसरूफ़ है, और रास्ता जो है वो अभी आसान नहीं है। पाकिस्तान के पास अब एक ही मौका है कि वो रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ पूरी कुव्वत से मैदान में उतरे, दबाव को काबू में रखे, ऐसी फतह हासिल करे जो उसे अगले मरहले की दौड़ में मजबूत पोजीशन दिला सके। तो क्या ग्रीन शर्ट्स भारत के खिलाफ तारीख रकम कर पाएगी? अगर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल होती है तो खिलाड़ियों को सबसे पहले क्या तब्दील करना होगा, इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए द फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह साहब चीफ सिलेक्टर हैं टीम के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, गो के अभी जो फतह है हमारे नसीब में नहीं आई, आपको क्या लगता है कि कैसा मैच हुआ जो खासकर वेल्स के खिलाफ था, जिसमें हमें उम्मीदें तो बहुत थी, आखिरी मौके पर गोल होने की वजह से मैच ड्रॉ हो गया? बिल्कुल, आपने जैसे इंट्रो में कहा, बिल्कुल सही एनालाइज किया कि पाकिस्तान के लिए एक ही अच्छा मौका था कि हम वेल्स को अगर जीत जाते और भारत के खिलाफ अगर हम ड्रॉ भी कर लेते तो फिर शायद चांस बन जाता। लेकिन अभी इतने कहते हैं वो बेहतर चांसेस नहीं है, क्योंकि भारत की जो है रैंकिंग 8वें नंबर की है और हम पाकिस्तान की रैंकिंग दुनिया में 11वें नंबर की है। और भारत ने कल भी बड़ा अच्छा खेल पेश किया। कल का जो मैच था उसमें पाकिस्तान की टीम बाकी नजर आई कि पोल टू पोल खेला उन्होंने, सिवाय पेनल्टी कॉर्नर जो उन्होंने मिस किए उस पर स्कोर नहीं किया, अदरवाइज वो टीम अच्छा खेली। जो आप फरमा रहे थे कल के मैच का जो भारत के खिलाफ होगा, तो जो रवायती हरीफ है वो एक ही चांस है कि अगर उसमें हम साइकोलॉजिकल और इमोशनली अच्छा खेल जाए तो हो सकता है कि हम जीत जाएं। लेकिन उसमें भी एक जो थोड़ी सी और एडवांटेज हमें लेना पड़ेगा कि हमारी एवरेज भी अच्छी हो, क्योंकि वो 4-2 से हारा और हम 4-1 से हारे और 3-3 गोल हम पे हो गए, तो इसकी वजह से हमारी गोल एवरेज भी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कल का मैच अगर जीत जाते हैं तो कम से कम हमारी आवाम यही कहेगी कि पाकिस्तान ने और तो कुछ नहीं किया, अपने भारतीय रवायती हरीफ को हरा दिया, तो एक ये खुशी की बात हो, जिसके चांसेस बहुत कम है। अच्छा समीउल्लाह साहब, जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच में हमारे साथ हुआ है, पेनल्टीज़ के हवाले से आपको पता ही है, किट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। क्या वजह हुई जो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी? क्या नया कप्तान था, मौके पर फैसला नहीं ले सका, या ये एक नॉर्मल जो प्रोसीजर था जिसको फॉलो किया जा रहा था?
देखिए, उसमें रूल यही है कि कप्तान की ये ड्यूटी, लेकिन ये एक्चुअल कप्तान की ड्यूटी नहीं है, रिजर्व गोलकीपर की ये ड्यूटी है। जो एक जिसको कहते हैं गलती हो गई उसमें, जो जो दो कोचेज हैं उनकी भी, असिस्टेंट कोच की भी ये है ड्यूटी है कि वो सामान ज़रूर लेके जाए। लेकिन क्योंकि FIH का एक रूल है कि उनको कार्ड दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो यही है कि कप्तान को पेनलाइज किया जाए ताकि अगले मैच में वो बेहतर करें। इस किस्म के हादसे होते रहते हैं। जैसे हम 5 साइड में गए तो हमने 6 खिलाड़ी डाल दिए 5 की बजाय, तो होता रहता है। लेकिन एक ये सबक है ऑफिशियल्स के लिए ख़ास तौर पे कि जब भी जाएं अपना झंडा लेके जाएं, अपनी किट प्रॉपर लेके जाएं और अपने इक्विपमेंट साथ लेके जाएं। पाकिस्तान की टीम जो है इस टूर्नामेंट में, अगर आप इसके पीछे चले जाएं, जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मैच खेले 8, उनसे बहुत बेहतर खेली और इंग्लैंड के खिलाफ भी बड़ा अच्छा खेली। कल के मैच वेल्स के खिलाफ भी बड़ा अच्छा खेली। बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा कि जो इनकी जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी बेहतर थी। अब ये बैड लक कि हमने कल इतनी मिसिंग की है, वरना मेरे ज़ाती ख्याल में स्कोर जो है 6-3 होना चाहिए था। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं। अभी टीम प्रोसेस में है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मोहिउद्दीन बानी, वो भी कोशिश कर रहे हैं, बीइंग सिलेक्टर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जो और लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अंडर 21 और पाकिस्तान वाइट को इतना मजबूत करें कि कम्पिटिटिव हॉकी हो, ताकि इन खिलाड़ियों को पता हो कि मेरे पीछे फौरन रिप्लेसमेंट आ जाएगी और हमें अच्छा खेलना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि 2 सालों में या 4 सालों में हम कहीं 8 या 10 में आ सकते हैं। बिल्कुल। ये इस टीम में अबू बकर हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें सुफियान हैं, अब्दुल रहमान हैं, हनान शाहिद हैं। टीम को आप कैसे देख रहे हैं? हमारी टीम के फ्लॉज क्या आपको नज़र आ रहे हैं और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे आपने नाम लिए, ये तो बेहतरीन खिलाड़ी है इसमें। और जैसे सुफियान ने कल गोल किया, गोलकीपर बड़ा अच्छा खेल रहा है अली रज़ा। मैं देख रहा हूँ कि उसकी भी खेल काफ़ी बेहतर है। खिलाड़ी बहुत हद तक बेहतर हैं और जैसे हमने इनको मुख्तलिफ साउथ कोरिया के खिलाफ खिलाया, उसमें इन्होंने बेहतर खेल पेश किया। अभी भी जो मेरे ज़ाती ख्याल में डीप डिफेंस की जो क्लियरेंस है वो इतनी बेहतर नहीं है, और फॉरवर्ड लाइन की जो राइट साइड है हमारी, उस पर इतना अच्छा जिसको तो पेनिट्रेट करके मूव बनाना वो इतना बेहतर नहीं है। इसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। राना वही है जो इंडिविजुअल लगे रहते हैं, जैसे हनान शाहिद की बात की, वो भी कोशिश करते हैं कि किस तरह दूसरी टीम के गोल की तरफ जाएं। अभी भी जिसको कहते हैं ना, एक कोऑर्डिनेशन फॉरवर्ड लाइन का वो नहीं है। जैसे आपने इंग्लैंड को कल देखा, जैसे आपने वेल्स की टीम को देखा कि जो शिफ्टिंग है आजकल की गेम में, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, उसकी बड़ी अहमियत है। उसमें हमें थोड़ी सी टीम हमें लैग करती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब कोरिया के खिलाफ और इन मैचेस के बाद जो पाकिस्तान टीम एशियन गेम्स में जाएगी, तो उसमें हमें फाइनल खेलना पड़ेगा। उसमें क्योंकि जापान भी है, कोरिया भी है, मलेशिया भी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम उसमें फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे और पहुंचना चाहिए। बस आपके कहने पर हम भी उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं। अब समीला साहब, वैसे अभी शिकवा तो कोई नहीं खिलाड़ियों के पास, अभी तो अच्छे अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, रिहाइश भी मिल रही है, और जो मोहिउद्दीन वानी साहब हैं उनके चार्ज संभालने के बाद तो बहुत बेहतरी आई है। हुकूमत पाकिस्तान और बाकी सब जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि अब खिलाड़ियों ने ये बताना है कि जो चीज़ें हमें नहीं थी, जिनकी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो हमें और बेहतर करना चाहिए। और बाकी मैं ये कहूँगा बेहतर कर रहे हैं। मैं उनको ये नहीं कहता कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इस टूर्नामेंट में जो 2 मैच खेले उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और देखें, ये वो खिलाड़ी हैं जो 50 मैच खेले हुए हैं, कोई 60 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए कि हमने किस तरह हमने आगे जाना है, और इन्हीं खिलाड़ियों पे हम डिपेंड करते हैं कि ये खिलाड़ी एशियन गेम में, उसके बाद जो बड़े टूर्नामेंट हों, उसमें अच्छे खेल का मुजाहरा करें। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और हुकूमत पाकिस्तान उनको सपोर्ट करती रहेगी, जैसे इस दफ़ा किया। बिल्कुल। तो समीला साहब, आपके तजर्बे से अगर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्या करना पड़ेगा हमारी कौमी टीम को कि वो भारत से जब टकराए तो जीत सके उस मैच को? देखिए, बीइंग चीफ सेलेक्टर हम एक ये करें कि सिलेक्शन हम पहले भी मेरिट पे थे, लेकिन एक सिलेक्शन और बेहतर कर रहे हैं। सबको थोड़ा सा हमने अंडर प्रेशर भी किया हुआ है, ताकि वो मेंटली फिजिकली ये ना सोचे कि हमारी यही पोजीशन है। एक तो ये है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ अभी भी हमारे पेनल्टी कॉर्नर जो स्ट्राइकर हैं, अबू बकर भी हैं और सुफियान भी हैं, इनको और बेहतर करना चाहिए। वेराइटीज़ होनी चाहिए। कल मैं देख रहा था कि इंग्लैंड की टीम ने बड़े इंडायरेक्ट किए, भारत की टीम ने भी बड़े 3-3 जो फॉर्मेशन में उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर लगाए। ये सोचना पड़ेगा। फिर ख़ास तौर पे मिडिल डिफेंस और फॉरवर्ड लाइन का जो है अंडरस्टैंडिंग और बेहतर करनी पड़ेगी। बेहतर हो रही है। इसके बाद
भी और बेहतर होने चाहिए, क्योंकि जब आप पहले 8 पे जाएंगे तो वहाँ आपका मुकाबला कोरिया के साथ नहीं होगा, जापान के साथ नहीं होगा, वेल्स के साथ नहीं होगा, वहाँ जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम की जैसी टीमों के साथ होगा, जिसमें हमें पहले मिनट से लेके चौथे हाफ के आखिरी मिनट तक बिल्कुल ऑन टोज रहना है, डिफेंस भी करनी है और ऑफेंस भी हमने बेहतर करना है, तभी पाकिस्तान की हॉकी टीम ऊपर जाएगी। समीर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया जब भी आपको बुलाते हैं आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। वैसे तो हम जोग्राफियाई हदूद पर बहुत तरक्की कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में हमारा एक नाम है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में मुआशी मसाइल काफ़ी संजीदा हैं। सिर्फ आदाद व शुमार का खेल नहीं है ये, बल्कि ये रोज़गार, तालीम, मालियाती निज़ाम, गुरबत, आम आदमी के मुस्तकबिल से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन नौजवान पाकिस्तानी माहिरीन की अहमियत और भी बढ़ जाती है जो मुल्की इदारों में काम करने के साथ साथ आलमी सतह के तालीमी और पॉलिसी इदारों से भी वाबस्ता हों। आज हमारे साथ मौजूद है हसाम अली, जो पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम के अहम तरीन इदारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ 5 साल से ज़ायद अरसा काम कर चुके हैं, और इस दौरान उन्हें पाकिस्तान की बैंकारी, मालियाती निज़ाम, मुआशी पॉलिसी और मालियाती शमूलियत जैसे अहम मामलात को करीब से समझने और उन पर काम करने का मौका मिला है। हसाम अली की जो इल्मी और पेशा वराना ज़िंदगी है, उसका एक अहम संग मिल ये है कि उन्होंने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में दाखिला हासिल किया, जहाँ वो आलमी तरक्की, पब्लिक पॉलिसी और मुआशी मसाइल को आलमी तनाजुर में भी समझ रहे हैं। उनकी इस तालीम के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से माली मुआवनत भी की गई है, जो उनकी तालीमी और पेशा वराना सलाहियतों का एक अहम एतराफ़ भी है। हसाम अली के तजर्बे में एक तरफ पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम की अमली समझ मौजूद है, और दूसरी तरफ हार्वर्ड जैसे आलमी इदारे में बैनुल-अक़वामी तरक्की और पब्लिक पॉलिसी की जदीद तालीम भी मौजूद है। मज़ीद आसाम से ही जानते हैं उनकी इस जर्नी के हवाले से। आसाम, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अली भाई फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप यू मोस्ट वेलकम। हसाम, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so वैसे तो 1 साल गुजर चुका है आपके प्रोग्राम का, लेकिन इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन जो किसी भी पाकिस्तानी के लिए अचीव करना, हार्वर्ड से तालीम हासिल करना, और वो भी तब जब आपको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा हो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका ये? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह का करम है कि ये स्कॉलरशिप मुझे मिली और हार्वर्ड में पढ़ने का ये मौका मिला। बट अबव दैट सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेहनत तो अपनी जगह होती है, बट सबकी दुआएं और ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका ताल्लुक ज़िला नगर से है ना? जी, मेरा ताल्लुक ज़िला नगर गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान से। जी बिल्कुल। क्या ख़ास बात है आपके लैंड से? इतने सारे जो है हम देखते हैं कि तालीम के शोबों में आगे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं टूरिज़म को वहाँ प्रमोट कर रहे हैं। क्या ख़ास बात है आपके खत्ते में? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कम्युनिटी में एक कोहेसिवनेस है, मतलब मिलजुल के रहना और कौम की कलेक्टिव तरक्की के लिए काम करना है कि जो जज्बा है जीवी के लोगों में, यही चीज़ सबको शायद आगे पहुंचाती है। बेशक बेशक। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप एक सिस्टम में, मौजूदा सिस्टम में काम कर रहे हैं, और अब आप एक बैनुल-अक़वामी सिस्टम को समझने गए हैं। क्या फ़र्क देख रहे हैं दोनों सिस्टम में, और कितने लूप होल्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, आई मीन बहुत सारे फ़र्क हैं, नुमाया फ़र्क है, और किसी भी मुल्क की तरक्की में कोई मैजिक बुलेट नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे हर मुल्क के अपने कुछ मसले मसाइल होते हैं, और उनको उस तनाजुर में अपने मसले मसाइल को देख के अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है। बट जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे नज़र आया कि हमारी पॉलिसी तो जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री एक अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, मसला आता है हमारी पॉलिसी एग्जीक्यूशन की। तो ये जो चीज़ है ना, ये मिसिंग है हमारे, वो ब्यूरोक्रेसी के एंड से मिसिंग हो सकती है, वो इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक विल नहीं हो सकती, या सिविल सोसाइटी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, बट ये एक एग्जीक्यूशन का एलिमेंट है, वो मिसिंग है। और एक और जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर प्रॉब्लम है, वो हम एक डेटा ड्रिवन पॉलिसी नहीं बनाते आम तौर पे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो भी पॉलिसी बनाएं, वो डेटा बेस्ड पॉलिसी जब बनाएंगे, एविडेंस के बेसिस पे बनाएंगे, तो वो पॉलिसी काम करेगी। एविडेंस को छोड़ के सिर्फ एहसासात के बेसिस पे कि यार ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, जब आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो अल्टीमेटली वो फेल हो जाते हैं, बिकॉज़ वो उनकी कोई बैकिंग नहीं है।
हमने कोई स्टडी नहीं की होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, और यही हम लाइक जिस प्रोग्राम में मैं हूँ उसका मेजर फोकस ही यही होता है कि एविडेंस को देख के पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिल्कुल ठीक है। वैसे आप देख रहे हैं ना कि हमारे यहाँ भी डाटा सेंटर्स भी बन रहे हैं, वैसे तो वो AI ड्रिवन हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उनका इस्तेमाल किसी भी शोबे में हो सकता है। और दूसरा कि अब संजीदा बातचीत शुरू हो गई है, हम सिस्टम को चलाने की बातें कर रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। आपका ये ख्याल है कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है, हमारे पास तालीम मौजूद है, हमारे पास स्किल मौजूद है, लेकिन उसको बरूएकार कैसे लेकर आना है, उससे काम किस तरह से लेना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है या अपनी पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन करना बाकी है? नहीं, पॉलिसी इटसेल्फ की जो इम्प्लीमेंटेशन वो ज़रूरी है, और मैं कहूँगा कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की भी फुकदान है हमारे यहाँ। देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की में जो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है वो ह्यूमन रिसोर्स का होता है। और अगर ह्यूमन रिसोर्स को आप कैसे बेहतर कर सकते हो, वो थ्रू एजुकेशन है। बट मसला ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का निज़ाम भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है टू प्रिपेयर द राइट टैलेंट फॉर द राइट पोजीशन, राइट। एक मिसमैच भी है टैलेंट में। तो इसलिए ज़रूरी है कि एजुकेशन का फोकस भी स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर जो एकेडमिक हायर एजुकेशन है, स्किल बेस्ड एजुकेशन भी देना अपने जो बच्चे हैं उनको देने की ज़रूरत है। तो उसका भी एक फुकदान है। तो अगर ये इफ़ वी कम्प्लीमेंट दिस, या मतलब एक राइट ह्यूमन स्किल सेट विद द पॉलिसी एग्जीक्यूशन, आई थिंक तब जो है वो एक हम बेहतरीन। अभी आपका एक्सपीरियंस जो हार्वर्ड स्कूल में जारी है, कितने इंटरनेशनल तलबा वहाँ पर मौजूद हैं, कितने लोकल लोग मौजूद हैं, और जो आपको असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, आप कुछ ही देर पहले शायद इसी हवाले से बात कर रहे थे कि जो थ्योरीज आप पढ़ रहे थे वही आपको पढ़ा रहे हैं जिन्होंने वो थ्योरीज डेवलप किए वहाँ पर। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? टू बी ऑनेस्ट, अमेजिंग एक्सपीरियंस। वही मैं अब आई गेस बात रिपीट करूँगा कि ये देखना कि जो बहुत टाइम पहले से जो किताबें पढ़ते आ रहे थे और जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आ रहे थे, और आज वही लोग आपके सामने बैठ के आपको वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो इट्स सरियल एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। ऐसे लोगों के साथ बैठ के आपको एक आपका माइंड ओपन हो जाता है कि लाइक यू गेट टू एक्सपीरियंस और लर्न थिंग्स फ्रॉम न्यू डायमेंशंस, ठीक है। तो जब ऑन ग्राउंड फर्स्ट हैंड, लाइक जब यू आर इन द हब ऑफ द एरिया, उस हब में है जहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं या ये लॉज बनते हैं, तो टू बी पार्ट ऑफ इट, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। आई फ्रेंड्स जो मलेशिया से हैं, US से हैं, यूरोप से हैं, सो उनकी वहाँ पे पॉलिसी कैसे बनती है एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम। तो ये सारी चीज़ें जब आप कलेक्टिवली सीखते हो तो देन अल्टीमेटली इट हैज़। अच्छा, बस के क्विक मैसेज जो आप देना चाहिए। मुझे तो पता चला है कि CSP ऑफिसर्स भी आपसे रब्ता कर रहे हैं कि हाउ डिड यू लैंड ऑन दिस, तो कोई मैसेज देना चाहिए? आई थिंक फॉर एनीवन लाइक मी जो मेरे पोजीशन में था पहले और अभी हार्वर्ड गया है, फॉर एवरीवन लाइक माई सेल्फ जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बाहर जा सकते हैं। और बात यह है कि सिर्फ कंसिस्टेंटली अपने एम को फोकस करके कंसिस्टेंट हो और अप्लाई करें, और इंशाल्लाह दे विल गेट एडमिशन अब्रॉड अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में। थैंक यू वेरी मच हसाम, आप आए और आपने अपनी जर्नी शेयर की, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप इस जर्नी को ज़रूर मुकम्मल करें, वापस पाकिस्तान लौटें, और फिर जो लूप होल आप देख रहे हैं जिसकी बात आपने की कि पॉलिसीज़ तो बन जाती हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, उस पर ज़रूर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आप जानते ही हैं कि हमारे पाकिस्तानी ये किसी से पीछे ना होना एक छोटी बात है, ये सबसे आगे हैं। बस मौक़ों की देर है, मौक़े दीजिए और फिर देखिए क्या कमाल दिखाते हैं। ब्रेक पर आएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इख्तिताम पर क्रिकेट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हेडिंग्ले लीड्स में अपने पहले टेस्ट मैच की तैयारियों का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया है। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेर निगरानी नेट सेशंस किए हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, फील्डिंग की मशकों में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या बाबर आजम और शान मसूद 100% फिट हो चुके हैं? ये सवालात अभी बाकी हैं। दूसरी जानिब बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जहां बांग्लादेश की जीत के बाद फाइनल खेलने के लिए टीमों का मुकाबला दिलचस्प हो गया है, और 9 टीमों में से अब भी 7 टीमें फाइनल खेलने की उम्मीदवार हैं। उनमें से कुछ का रास्ता कदरे साफ है और कुछ के लिए रास्ता कठिन है, लेकिन इम्कानात बरकरार हैं। वैसे भी क्रिकेट इम्कानात का खेल भी कहलाता है। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से कबल सबसे ज़्यादा मैचेस ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और इंडिया ने 9 मैचेस खेलने हैं, और न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने 8-8, इंग्लैंड
इंग्लैंड ने 6 और पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ का अब इस साइकिल में कोई मैच नहीं बचा है। उनमें से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें फाइनल खेलने की उम्मीदवारों की दौड़ से बाहर हो गई हैं, जबकि बाकी 7 टीमें मैदान में हैं और आने वाले नताइज पॉइंट्स टेबल को मज़ीद दिलचस्प कर सकते हैं। तो जनाब, ये थी क्रिकेट की सूरत हाल। अभी के लिए इतना ही, कल तफसीलन क्रिकेट पर बात करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।